नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजराज जिंदल डीवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 12वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड की कविता रुबाइयाँ और गज़ल। इसके जो कवि हैं वो हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के महान शायर थे। उनका जन्म 28 अगस्त 1996 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनका मूल नाम रघुपति साहेब फिराक था। उन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की और बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1920 ईस्वी में इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इन्हें जेल भी हुई और 1983 ईस्वी में ये अपनी महान शायरी संसार को सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। बच्चों, ये था इनका परिचय। अब हम कर रहे हैं रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है गोद भरी, रह रह हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद का टुकड़ा प्यारा बच्चा, लोका देना उछालना, गोद भरी गोद में भरकर। कवि कहना चाहता है कि माँ अपने प्यारे बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। वह अपने चांद के टुकड़े को अपनी गोद में भरकर हाथों से झुला रही है। माँ अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रही है। वह बार बार अपने नन्हे से बच्चे को हवा में उछालती है। जैसे ही माँ अपने बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा खुश हो उठता है और उसकी खिलखिलाती हंसी से सारा वातावरण गूंज उठता है। कवि का कहने का अभिप्राय है कि माँ के हाथों में बच्चा खुश होकर खिलखिलाने लगता है। नह ला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े। छलके छलके मैंने छलकता छलकता, गेसुओं मैंने बालों से, पिनहाती मैंने पहनाती है, निर्मल मैंने साफ, घुटनियों मैंने घुटनों में। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो माँ है वो अपने बच्चे को नहलाती है और उसके बाद उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है, उन्हें संवारती है और उसमें जो पानी है वो टपकता है। जब माँ अपने बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनी माँ को बड़े प्यार से देखता है। दिवाली की शाम घर पुते हैं सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। शाम मैंने संध्या, रूपवती मैंने सुंदर, एक मैंने एक, घरौंदा मैंने मिट्टी का घर, पुते मैंने लिपे हुए, नरम दमक मैंने हल्की चमक। कवि कहता है कि दिवाली के पावन पर्व की संध्या के समय सब घर लिपे पुते, साफ सुथरे और सजे धजे होते हैं। घर में रखे जगमगाते चीनी मिट्टी के सुंदर खिलौने रौनक ले आते हैं। इन खिलौनों को देखकर नन्हा बच्चा खुश हो उठता है। माँ दिवाली की संध्या को अपने बच्चे के मिट्टी के छोटे से घर में दीपक जलाती है। नन्हे बच्चे का मिट्टी का छोटा सा घर भी दीपक की रोशनी से जगमगा उठता है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है बालक, तो हाई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख कर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। ठुनक मैंने सी सकना, हई मैंने है आईना मैंने दर्पण, जिद आया मैंने जिद करना। कभी कहता है कि माँ जो है, बच्चा है, माँ आंगन में सिसक रहा है, उसका दिल चांद पर आ गया है, वह चांद को पाने की जिद करता है। उसकी माँ उसको दर्पण में चांद की परछाई दिखाती है और ये कहती है कि जो चांद है वो उसके पास ही उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, भाई के हाथ बंधती चमकती राखी। रस की पुतली मैंने रस से भरी हुई, गगन मैंने आकाश, घटा मैंने बादल। कवि रक्षाबंधन के पर्व की पावनता का चित्रण करते हुए कहता है कि रक्षाबंधन त्योहार की पावन सुबह आनंद और मिठास की सौगात है, अर्थात रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है जिसके सुबह ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन मास में मनाया जाता है, अतः इसके आते ही आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। जिस प्रकार सावन में आकाश में छाए बादलों में बिजली चमकती है, उसी तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागों के लच्छे चमकते हैं, जिसमें बहनें प्रेम पूर्वक अपने अपने भाइयों को
इन चमकती लच्छेदार राखियों को बांधती हैं। बच्चों, ये थी रुबाइयां। अगली है गजल। नौरस गूंजे पंखड़ियों की नाजुक ग्रह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन पर के तोले हैं। नौरस मैंने युवा, नाजुक मैंने कोमल, बू मैंने खुशबू, तोले हैं खोलते हैं, गूंजे मैंने फूलों की कलियां, गिरह मैंने क्या होता है गांठे। कवि का कथन है कि बसंत ऋतु की कलियों की पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल देती है, फूलों के रंगों की खुशबू उड़ने के लिए अपने पंखों को खोलती है। कवि का अभिप्राय यह है कि बसंत ऋतु के आगमन पर युवा कलियां अपनी पंखुड़ियों की कोमल गुत्थियों को खोल देती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाग में खिले हुए फूलों के रंगों की खुशबू उड़ जाने हेतु अपने पंखों को खोल रही है और चारों तरफ जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है। तारे आप झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब के सन्नाटे कुछ बोले हैं। जर्रा जर्रा मैंने कन कन, शब मैंने रात। कवि कहता है कि रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का कन कन सोया हुआ है, संपूर्ण वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन इस अंधेरे में भी तारे टिमटिमा रहे हैं, अपनी आंखें झपकाकर अपूर्व सौंदर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि यारो तुम सब सुनो, रात्रि में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, यानी कि सन्नाटा कुछ रहस्य कह रहा है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रो लें। कवि कहता है कि हम जहाँ से अक्रम्य इंसान हैं, अपनी किस्मत दोनों को ही एक कार्य मिल जाता है। वह काम है कि समय समय पर ऐसा इंसान अपनी किस्मत को रो लेता है और किस्मत उसको रो लेती है। अर्थात कवि का अभिप्राय है कि इस संसार में आदमी अपनी किस्मत को हमेशा ही कोसता रहता है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोल रहे। कवि कहता है कि इस दुनिया में जो लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरे ऊपर बदनामगी का दाग लगाना चाहते हैं, उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। कवि कहना चाहता है कि इस समाज में दूसरों को वही लोग बदनाम करते हैं जो स्वयं पहले से ही बदनाम होते हैं, और ऐसा करने से वे दूसरों को बदनाम नहीं करते बल्कि अपने रहस्यों को ही बताते हैं। ये कीमत भी अदा करे हम, बदुरुस्ती ए होशो हवाश, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। कीमत मैंने मूल्य, बदुरुस्ती ए होशोवास विवेक के साथ दुरुस्त करना, अदा मैंने बेटा होता है चुकाना, और दीवाना मैंने प्रेमी। कभी अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ और पूरे होशो हवास में प्रेम की कीमत भी चुका देने को तैयार हैं, और हम तुम्हारा सौदा करने वाला अर्थात तुम्हें खरीद कर अपने पास रखने वाला दीवाना भी बनने के लिए तैयार हैं। तेरे गम का पासा अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले। गम मैंने दुख, ख्याल मैंने ख्याल, पासे अदब मैंने होता है सम्मान करना। कवि अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं तेरे दिल की स्थिति पीड़ा का सम्मान करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि तेरे हृदय में भी गमों का सागर उमड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी ओर जो है मैं पूर्ण तुम्हारी ओर समर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इस दिन दुनिया का भी ख्याल है। कवि कहता है कहीं दुनिया कोई संदेह न कर ले, इसलिए मैं अपने दर्द को खुलकर रो सकता हूँ, बल्कि किसी एकांत में जाकर चुपके से रोता हूँ। फितरत का कायम है तबज्जुम, आल में हुस्नो इश्क में भी उनको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं। कवि का कथन है कि मोहब्बत का नशा आज तक छाया हुआ है, प्रेम का यह आलम है कि प्रिया के विरह में इतना समय हो गया, लेकिन आज भी उसकी आदत हुस्नो इश्क में समाई हुई है। कवि कहता है कि इस वियोग अवस्था में अपने आप पर जितना भूल जाता हूँ, उतना ही अपनी प्रियतमा को प्राप्त कर लेता हूँ। प्रिया के प्रेम में वियोग अवस्था में अपने को जितना खोने का प्रयास करता हूँ, मुझे और अधिक प्रिया की अनुभूति होने लगती है। आबो ताबे अशायर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि तुम मुझसे मेरी शेरो शायरी की चमक दमक के बारे में मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी विवेक है। तुम अपने विवेक के बल पर निर्णय कर सकते हो कि ये मेरे
शेरों की चमक अर्थात सार्थकता है, या वैसे ही मोती बिखरे पड़े हैं अर्थात तुम अपने विवेक के द्वारा मेरी शायरी के महत्व का अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे में तू याद आए है अंजुमन मैं के रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोलते हैं। कवि कहता है कि हे प्रिय, तू इस विरह अवस्था में ऐसे याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब याद आती है। कवि कहता है कि जैसे अर्धरात्रि में आकाश में देवदूत संपूर्ण संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं, उसी तरह मुझे तुम्हारी याद आती है। सदके फिराक एजाजे सुकून के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इस गजल के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। कवि कहता है कि प्रतिष्ठ शायरी की आवाज उसने कैसे चुरा ली, इस पर फिराक सदके जाता है अर्थात अपने को निछावर करता है। कवि अपनी गजलों को अपने गुरु महान शायर मीर के प्रति समर्पित करते हुए कहता है कि मेरी इन गजलों में तो प्रतिष्ठित शायर मीर की गजलें बोलती हैं। शायर मीर से ही प्रभावित होकर मैंने गजलें लिखी हैं। बच्चों, ये था इस की व्याख्या। आपने इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ना है और सुनना है, और इससे संबंधित जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं उन्हें अपनी फेयर नोटबुक पर उतारना है। धन्यवाद।